नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए अपनी कंप्लीट बुक सीरीज में आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 अर्थात 1991 के आर्थिक सुधार, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। 1951 से लेकर के 1991 तक हिंदुस्तान एक क्लोज्ड इकोनॉमी पर चला था, एक बंद अर्थव्यवस्था की नीति पर चला था। यानी यूं कहिए कि 1951 से 1991 तक एक समान आर्थिक नीति थी। 1991 में उन पूरी आर्थिक नीतियों को पलट दिया गया और एक नई आर्थिक नीति की ओर भारत चल पड़ा। यानी बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर भारत चल पड़ा। तो हमें समझना होगा कि 1991 की नीतियों के लाने के पीछे की वजह क्या थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के लाने के पीछे की वजह क्या थी। पहली बात तो ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे आखिर 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म में किया क्या क्या गया। गौर से देखिए तो आज के भारत को जब आप नजरें घुमा करके देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो दिखाई पड़ती है आपको बाजारों की चमक दमक, सड़कों पर सरपट भागती हुई कारी, बड़े बड़े मॉल, उनमें सैकड़ों हजारों प्रकार के ब्रांड। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब सड़कों पर दिखती थी सिर्फ फिएट और एम्बेसडर कार, और आज नजर आती है एकदम तेज भागते हुए BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर। एक जमाना था, अगर हम 1990 के पहले की बात करें तो घर में एक फोन हुआ करता था, कॉलोनी में किसी के घर में एक फोन हुआ करता था, गांव मोहल्ले में किसी के घर में एक फोन हुआ करता था। आज हर हाथ में मोबाइल है। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, आज हजारों चैनल हैं। पहले सिर्फ सरकारी नौकरी थी, आज लाखों प्राइवेट नौकरियां हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है जब हमारे देश में लाइसेंस परमिट का राज हुआ करता था। हमारा देश एक बंद अर्थव्यवस्था था। इस बंद अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने और खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को ही हम 1991 के आर्थिक सुधार कहते हैं। तो आपके जेहन में बात कौंध रही होगी कि आखिर 1991 के आसपास हुआ क्या कि हमने पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को बदल दिया। तो हम चलते हैं 1991 के पहले 1990 के आसपास। 1990 में हमें दिखता है क्या है कि हमारे देश की में बदतर आर्थिक हालात हो गए थे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तकरीबन ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि 1990 में कुछ हुआ और हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई, बदतर आर्थिक हालात हो गए। इसके दूरगामी कारण थे और इसके कारण उस बंद अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों में ही छुपे हुए थे। 1951 में जिस इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के आए, 1956 में जिस औद्योगिक नीति को लेकर के आए, पिछले क्लास में जिस हम नेहरू महालनोबिस मॉडल को बताए थे, उस नीति में ढेर सारी अच्छाइयां थी। यह सच है कि उस नीति ने भारत के औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि रखी। उस नीति ने उस देश में जिसमें एक सुई तक नहीं बनती थी, सैटेलाइट तक बनाया, उद्योगों की स्थापना करी, देश के औद्योगिकरण को लाया, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता दी, सब कुछ दिया। लेकिन उस नीति के कुछ अंधेरे पहलू थे, उस नीति में कुछ कमियां थी, उस नीति के मौलिक दर्शन में कुछ कमियां थी। और 1980 के बाद वो कमियां बाहर तेजी से निकलना शुरू हुई और उन कमियों ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। तो आइए 1990 के आसपास जो आर्थिक हालात थे, जो बदतर आर्थिक हालात थे, उनके दूरगामी कारणों पर पहले चर्चा करते हैं, फिर तात्कालिक कारणों पर चर्चा करेंगे, फिर हम इस बात को समझने में कामयाब होंगे कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके कारण भारत को 1991 के आर्थिक सुधार लाने पड़े। तो जब हम चर्चा करते हैं दूरगामी कारणों पर तो हमें कुछ बातें दिखती हैं। पहली बात यह दिखती थी है कि उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। आपको हमने पिछले ही क्लास में बताया था, सारे के सारे सरकारी उद्योग हुआ करते थे और जब इन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था तो इन उद्योगों के पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि यह लाभ के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करें, क्योंकि प्रॉफिट पर आपस में प्रतिस्पर्धा को तो प्राइवेट कंपनियां करती हैं। जब ये उद्योग लाभ के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे तो इन्होंने इनोवेशन पर भी जोर नहीं दिया।
यानी नए नवाचार इन उद्योगों ने नहीं लाए। इन उद्योगों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी जोर नहीं दिया। धीरे धीरे हमारे सरकारी उद्योग तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए, और जब तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए तो इनके वस्तुओं की गुणवत्ता गिरती गई। ये उत्पादन को समय पर बेहतर नहीं कर सके, और जब उत्पादन समय पर बेहतर नहीं हुआ, वस्तुएं समय पर बेहतर नहीं हुई, तो देश में निर्यात भी होना तकरीबन बंद हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की मजबूरी है कि जो वस्तु मिलेगी खरीद लेंगे, विदेश के लोगों की मजबूरी तो नहीं है। तो जब वस्तुएं बेहतर नहीं थी तो निर्यात भी नहीं हुआ। धीरे धीरे देश का निर्यात गिरता चला गया, और 1990 तक आते आते स्थिति ये थी कि हमारा निर्यात जीरो के स्तर पर पहुंच चुका था। जिन चीजों ने अर्थव्यवस्था को खोखला किया, उसकी पहली वजह ये थी, उसके दूरगामी कारण, उसके पहले दूरगामी कारण ये थी। अगर हम दूसरे कारण पर बात करें तो आपको याद होगा कि हमने उद्योगों का आरक्षण बताया था। पहले 1990 की पहले की आर्थिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था, जिसमें शेड्यूल ए के उद्योग थे, शेड्यूल बी के उद्योग थे, शेड्यूल सी के उद्योग थे। शेड्यूल ए में 17 प्रकार के उद्योग थे और ये उद्योग सिर्फ सरकार लगाती। शेड्यूल बी में 12 प्रकार के उद्योग थे, ये उद्योग भी सरकार लगाती। अब जब उद्योगों को आरक्षण ही दे दिया था कि ये वस्तुएं सरकार बनाएगी, ये वस्तुएं सरकार बनाएगी, ये वस्तुएं सरकार बनाएगी, तो इन उद्योगों में आपस में मुक्त प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, क्योंकि ये जो भी बनाते वो बिकता ही था। जब जो भी बनाते ये बिकता ही था, तो इसलिए वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी वो धीरे धीरे गिरती चली गई। और जब वस्तुओं की गुणवत्ता धीरे धीरे गिरती चली गई तो लोग उन वस्तुओं की खरीदारी कम करते चले गए, और इससे भी हमारे उद्योग घाटे में जाने। समझना बात को। दूसरी कारण ये थी। तीसरी वजह ये थी कि जितने भी उद्योग थे सारे के सारे सरकारी थे। सरकारी उद्योग में कई उद्योग ऐसे थे जो घाटे में चलते थे। हम सभी उद्योगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ढेर सारे उद्योग ऐसे थे जो घाटे में चलते थे, लेकिन सरकार इन उद्योगों को बंद नहीं करती थी। कारण राजनीतिक थे, कारण चुनावी थे। जब सरकार इन उद्योगों को बंद नहीं करती थी तो घाटे वाले उद्योगों को चलाना पड़ता था। इससे खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ता था, और इस अतिरिक्त भार ने हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। एक वजह यह भी थी। चौथी जो वजह थी, जो दूरगामी कारण था, वो थी हमारी लाइसेंसिंग प्रणाली। हमने आपको बताया था पिछले ही क्लास में कि जब उद्योगों का आरक्षण किया गया शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में, तो शेड्यूल सी में उन उद्योगों को रखा गया जो छोटे मोटे उद्योग थे, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की स्थापना करनी थी। यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए वो क्षेत्र खोले गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए पूर्णतः नहीं खोले गए, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अर्थात जिस उद्योगपति को जिस वस्तु का उत्पादन का लाइसेंस मिल जाता, वही उद्योगपति उस वस्तु का उत्पादन करता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम दे दें, टाटा को लाइसेंस मिल गया कि वो साबुन का उत्पादन करेंगे, तो टाटा ही सिर्फ साबुन का उत्पादन करते, अन्य कोई नहीं करता। समझना बात को। अब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा। यानी जिस उद्योगपति को जिस वस्तु के उत्पादन का लाइसेंस मिल जाता, वही उद्योगपति उस वस्तु को बनाता। ऐसे में क्या होता था कि जो उद्योगपति होते थे, ये लाइसेंस लेने में सारी ऊर्जा खर्च कर देते थे। सोचते थे एक बार वस्तु के उत्पादन का लाइसेंस मिल जाए तो हम ही को बनाना है, तो हम क्यों परेशान रहे, जो बनाएंगे वो बिकेगी। यानी उद्योगपतियों की सारी रुचि मंत्रालय में बैठ करके लाइसेंस लेने में रहती थी। नई तकनीकी, नई व्यापार प्रथाएं, वस्तुओं की गुणवत्ता के सुधारने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इसलिए बाजार में प्राइवेट सेक्टर भी नई तकनीकी, नई व्यापार प्रथाएं और वस्तुओं की गुणवत्तापूर्ण श्रेणी को नहीं ला पाया। यह भी हमारे अर्थव्यवस्था के खोखलेपन की एक बहुत बड़ी वजह थी। साथ ही साथ यह भी देखा गया था कि 1990 के पहले की जो आर्थिक नीति थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर पर बहुत अधिक नियंत्रण था। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभाव पाया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब स्वतंत्र नहीं था तो अपने स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं कर पाता था। और जब प्राइवेट सेक्टर ने रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं बेहतर किया, तो इससे क्या हुआ, बाजार का विकास नहीं हो पाया। और जब बाजार का विकास नहीं हो पाया तो अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। जितना ही बाजार छोटा होता है, आर्थिक गतिविधियां उतनी ही कम होती है।
बाजार गिरते चले गए, व्यापार गिरता चला गया, बाजार में रोजगार का सृजन गिरता चला गया। साथ ही साथ देखते हैं 1956 से या यूं कहिए 1951 से लेकर के 1990 तक आर्थिक विकास की दर निम्न थी। जो हमारा घरेलू बचत दर था और निवेश दर था, इसमें भी स्थिरता थी। हमारी बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। साथ ही साथ देश का व्यापार घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि देश का आयात तो अधिक होता था, विशेष करके पेट्रोलियम के कारण और रक्षा वस्तुओं के कारण, हथियारों के कारण देश का आयात तो बढ़ता गया, लेकिन हमने पिछले ही अभी बताया कि देश का निर्यात कम होता गया। अब आप खुद ही बताइए, जब देश का आयात अत्यधिक होगा, निर्यात एकदम नहीं के बराबर होगा, तो देश का व्यापार घाटा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। तो 1990 आते आते देश का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया, और जब देश का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार दिन प्रतिदिन गिरता गया। ऐसी बात नहीं थी कि सरकार इनसे परिचित नहीं थी या दुनिया इनसे परिचित नहीं थी। 1988 में स्वयं IMF के चीफ दिल्ली आए थे और उन्होंने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि हालात खराब हो सकते हैं, आप कुछ कीजिए। लेकिन राजीव गांधी साहस नहीं कर पाए, वो बेहतर स्तर के सुधार नहीं ला पाए। राजीव गांधी के बाद BP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और BP सिंह भी जानते थे कि आर्थिक हालात खराब है, लेकिन BP सिंह भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत थी, और उस परिवर्तन का साहस न तो राजीव गांधी कर पाए और BP सिंह ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। समय बीता, 1990 आया। 1990 के आते आते भारत की आर्थिक हालात काफी खराब हो चुकी थी। और सवाल होता है कि वे कौन सी घटनाएं ऐसी घट गई 1990 के आते आते जिन्होंने भारत की आर्थिक हालात को बद से बदतर बना दिया। तो जी हां, 1990 आते आते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आर्थिक घटनाएं घटी जिसका प्रभाव भारत में पड़ा, और उन प्रभाव ने पहले से खराब होते हुए आर्थिक हालात को, पहले से बदतर होते आर्थिक हालात को बद से बदतर बना दिया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो हम थोड़ा तात्कालिक घटनाओं को देखते हैं। हम देखते हैं उन घटनाओं को जो 1990 के आसपास घटी, और उन घटनाओं पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक हालात को बदतर बनाया। क्योंकि जब तक इन घटनाओं को समझेंगे नहीं, आपको आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि समझ में नहीं आएगी। तो कुल मिला करके बात यह रहा कि 1990 के तक आते आते जो भारत के आर्थिक हालात खराब रहे, उसके कुछ मूल प्रश्न थे जो 1990 के पहले की आर्थिक नीतियों में निहित थी। उन आर्थिक नीतियों की कमजोरियां थी जो अब धरातल पर आ रही थी, लेकिन साथ साथ ये तो दूरगामी कारक थे। 1990 तक आते आते कुछ ऐसी घटना घटी जिन्होंने बदतर होते हुए आर्थिक हालात को और बदतर बना दिया, बद से बदतर बना दिया। हुआ कुछ यूं कि भारत में नवंबर 1990 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनी, माननीय चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री हुए। एक तरफ भारत में चंद्रशेखर सिंह की सरकार बन रही है, भारत के आर्थिक हालात काफी खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। जब सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका इराक पर हमला करने की तैयारी करने लगा, और जब अमेरिका इराक पर हमला करने के लिए तैयारी करने लगा तो तेल के दाम आसमान छूने लगी, तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। भारत को अपने तेल पर दोगुना खर्च करना पड़ रहा था। एक तो आर्थिक हालात कमजोर हैं, दूसरे पहले की तुलना में दोगुना खर्च करना पड़ रहा है। समझना, दोगुना खर्च करना पड़ रहा है। हुआ कुछ यूं कि इन बढ़ती तेल कीमतों ने भारत के आर्थिक हालात को और अधिक बदतर बना दिया। भारत के पास पैसा नहीं रह गया था, क्योंकि एक तो पैसा कम था, दूसरी अमेरिका हमले की तैयारी करने लगा, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, तुरंत दोगुना हो गया, भारत को दोगुना भी खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने IMF से मदद मांगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी, लेकिन IMF ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। आप कहोगे IMF ने भारत की मदद करने से इनकार क्यों कर दिया? तो इसके पीछे अमेरिकी दबाव था। अमेरिका ने दबाव डाला था कि आप भारत की मदद मत कीजिए।
इन दबावों के पीछे उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी। कुल मिलाजुला करके भारत ने बढ़ती तेल कीमतों के कारण जब भारत की कमर टूटने लगी तो भारत ने आईएमएफ से मदद मांगी। आईएमएफ ने इनकार कर दिया, और आईएमएफ ने इनकार इसलिए किया क्योंकि आईएमएफ पर अमेरिका का दबाव था। भारत सरकार ने जब देखा कि आईएमएफ ने इनकार कर दिया, भारत सरकार यह भी जानती थी कि अमेरिका के कहने पर इनकार किया है, तो भारत ने अमेरिका से अपील की। भारत ने अमेरिका से अपील की कि हमारी मदद कीजिए, आईएमएफ से हमें कर्ज दिलवाइए। लेकिन जो भारत ने अमेरिका से अपील की, अमेरिका ने शर्त रख दी, और अमेरिकी शर्त यह थी कि अमेरिका अपने फाइटर जेट को मुंबई से तेल भरने की शर्त रखी। अमेरिका ने कहा कि हमारे फाइटर जेट जो इराक पर हमला करने जाएंगे, भारत उन्हें इजाजत दे कि वे मुंबई से तेल भरें। बात यह थी कि अमेरिका को इराक पर हमला करना था, और इराक पर हमला करने के लिए फिलीपींस से अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरते। अमेरिका कहता था कि फिलीपींस से जो हमारे फाइटर जेट उड़ान भरेंगे, उन्हें मुंबई में तेल भरने की इजाजत दे दी जाए, अर्थात फिलीपींस से उड़ेंगे, मुंबई में रुकेंगे, तेल भरेंगे, फिर इराक पर अटैक करेंगे। अमेरिका ने यह शर्त रख दी। भारत की व्यवस्था यह थी कि अगर भारत इस चीज को इजाजत देता था तो इसका सीधा मतलब था कि लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी होना। भारत के लिए परिस्थिति इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अब तक जो भारत की पॉलिसी थी वह इराक के पक्ष में हुआ करती थी। इराक भारत का मित्र देश था। इराक ने बड़े गाढ़े वक्त में भारत की मदद की थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि एक तरफ भारत के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमारे फाइटर प्लेन को इजाजत दे दीजिए। फाइटर प्लेन को अगर भारत इजाजत देता तो इसका सीधा मतलब था कि भारत इस कार्रवाई में अमेरिका के साथ खड़ा है। भारत इस लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़ा है। भारत दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी विदेशी नीति दांव पर लगी थी, जिसका वो पालन करते आ रहा था, और विदेशी नीति यह थी कि वह खाड़ी देशों के पक्ष में था, इराक के पक्ष में था। अब तक इराक के पक्ष में ही था। दूसरी तरफ हालात ये भी थे, अगर भारत को आईएमएफ से मदद नहीं मिलती तो इसकी इकॉनमी पूरी तरह से ठप हो जाती। भारत ने निर्णय लिया कि वह अमेरिका का साथ देगा, क्योंकि भारत के सामने और कोई रास्ता था ही नहीं अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का। व्यवस्थावश भारत ने 9 जनवरी 1991 को अमेरिकी फाइटर जेट को मुंबई में तेल भरने की इजाजत दे दी। 9 जनवरी 1991 को भारत सरकार ने कहा कि हम अमेरिकी फाइटर जेट को मुंबई में तेल भरने की इजाजत देते हैं। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका का इराक पर आक्रमण होता है। भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया, और देखिए ठीक 18 जनवरी को ही आईएमएफ ने 1 अरब 3 करोड़ डॉलर की राशि भारत की मदद के लिए जारी कर दिया। जो कार्रवाई को सही ठहराया, त्यों आईएमएफ ने 1 अरब 3 करोड़ डॉलर की राशि भारत को जारी कर दिया। 1 अरब 3 करोड़ डॉलर भारत को दे दिए, यानी भारत को 1 अरब 3 करोड़ डॉलर मिल गया। लेकिन जो 1 अरब 3 करोड़ डॉलर मिला, तो अमेरिका ने बहुत तेजी से उधर आक्रमण करना शुरू किया, और जब अमेरिका ने इराक पर बम गिराना शुरू किया तो तेल की सप्लाई लाइन कट गई, तेल की कीमतें और बढ़ गई, 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक बढ़ गई। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिकी आक्रमण से तेल की कीमतें और बढ़ी। दूसरी तरफ तेल की कीमतें और बढ़ी तो जो पैसा आया हुआ था, आईएमएफ ने दिया था, वो पैसा तो खर्च हो गया क्योंकि तेल की प्राइस बढ़ गई। साथ ही साथ वे एनआरआई जिन्होंने भारतीय बैंकों में पैसा जमा किया था, उन्हें भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बदतर हालात की जानकारी मिल गई। उन्होंने भारतीय बैंकों से अपना जमा पैसा निकालने लगे। तो जब ये लोग अपना जमा पैसा निकालते, ये भी डॉलर में निकालते, यानी जो पैसा आया था वो तकरीबन खत्म हो गया। 1991 जनवरी का जो आखिरी सप्ताह था, भारत के लिए बड़ा पेनफुल सप्ताह था। भारत की स्थिति यह थी कि देश के पास अपने कर्जदारों को लौटाने के लिए डॉलर नहीं थे। देश कर्जा लेता है, हर महीने कुछ न कुछ चुकाता है। अगर भारत अपने कर्जदारों को उनका लिया गया कर्ज नहीं चुकाता तो भारत में संप्रभु ऋण संकट की स्थिति आ जाती, यानी भारत आर्थिक तौर पर दिवालिया घोषित हो जाता। एक पक्ष तो यह था।
दूसरा पक्ष यह था जनवरी के आखिरी सप्ताह में कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इतना ही डॉलर था कि सिर्फ 7 दिन की जरूरत का तेल खरीदा जा सकता था। यानी अगर तुरंत पैसे का इंतजाम नहीं होता, तुरंत डॉलर का इंतजाम नहीं होता, तो एक सप्ताह बाद ही पेट्रोल, डीजल, गैस मिलना बंद हो जाता और पूरा देश ठप हो जाता। यह हालात थे जनवरी 1991 के आखिरी सप्ताह में। बड़ा देश पेशोपस में था, बड़े मुश्किल दौर में देश खड़ा था। तभी वित्त मंत्रालय में एक अहम मुलाकात होती है। यह व्यक्ति जिनकी तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, ये एस वेंकट रमणन हैं, जो उस समय आरबीआई के चीफ हुआ करते थे। और यह तस्वीर है, पहचानने होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। उस समय ये प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। ये एस वेंकट रमणन उस दौर के पत्रकार बताते हैं, इन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है। इसमें वेंकट रमणन भागे भागे मनमोहन सिंह के पास हाँफते हुए पहुंची और उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा, हाथ पकड़ा और कहा कि आरबीआई के पास सैकड़ों टन सोना है, उसे गिरवी रख करके हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। मनमोहन सिंह ने पूछा, कहां से आया है सोना? तो आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि सोने की तस्करी हुआ करती है और हमारा कस्टम विभाग उन तस्करी किए हुए सोने को पकड़ लेता है पोर्टों पर और वो आरबीआई के लॉकर में ले आकर के रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दिल्ली के लॉकर में सैकड़ों टन सोना पड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि देश संकट में हो तो आरबीआई को यह अधिकार है कि आरबीआई उस सोने को गिरवी रख दे। मनमोहन सिंह चौंक गए थे। वो भी चिंता में थे, पैसा कहां से आएगा, डॉलर कहां से आएगा। मनमोहन सिंह चौंके, उन्होंने आरबीआई गवर्नर का हाथ पकड़ा और खींचते हुए सीढ़ियों पर भागने लगे। उस दौर के लोग बताते हैं, पत्रकारों ने जिक्र किया है कि वित्त मंत्रालय में सब लोग भौचक्के रह गए। हो क्या रहा है कि देश के आर्थिक सलाहकार बहुत तेजी से बुजुर्ग एस वेंकट रमणन को खींचते हुए भाग रहे हैं और भाग रहे हैं किधर? प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर। आरबीआई गवर्नर का हाथ पकड़ते हुए मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के पास लेकर के आए और प्रधानमंत्री को सारे हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से कहा कि आरबीआई को अधिकार है कि सोना गिरवी रख दे, तुरंत हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लें। प्रधानमंत्री ने सोना गिरवी रखने की इजाजत दे दी। यह व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री के पावर में है कि उन्होंने इजाजत दे दी। यानी फैसला पीएम का था, लेकिन इसकी जानकारी देश को नहीं दी गई, कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया, क्योंकि मानना था कि अगर देश को इसकी जानकारी दे दी जाएगी तो अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मच जाएगी। और पहली बार यह फैसला लिया गया कि देश का सोना गिरवी रखा जाएगा। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 20,000 किलोग्राम सोना रखा गया गिरवी। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 20,000, जी हां, 20,000 किलोग्राम सोना गिरवी रखा गया बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में और पैसा आया, डॉलर आया। कुछ दिनों तक काम चला, लेकिन यह भी बहुत नाकाफी था। उसके तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद 47,000 किलोग्राम सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा गया। लेकिन यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया। यह दूसरे खेप का सोना 47,000 किलोग्राम जब बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भेजा जा रहा था, देश को जानकारी नहीं थी। एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर वह सोना एयरफोर्स के मालवाहक विमान में चढ़ाया जा रहा था। उसी समय ये पत्रकार हुआ करते थे शंकर अय्यर, यह इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे, यह आईजीआई एयरपोर्ट गए हुए थे। इन्होंने देखा कि बात तो कुछ और हो रही है। इन्होंने देखा कि पीछे के दरवाजे से आरबीआई के ट्रक आ रहे हैं और वो ट्रक सीधे रनवे पर जो एयरफोर्स का मालवाहक विमान है उसके पास पहुंच जा रहे हैं। वहां कस्टम के अधिकारी खड़े हैं और कुछ जहाज में रखा जा रहा है, बड़ी बड़ी पेटियों में। शंकर अय्यर चौंक गए, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि एयरपोर्ट पर पीछे, पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है, पीछे से ट्रक आ रहे हैं, सीधे रनवे पर ट्रक चले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा चेकिंग भी नहीं हो रही है। यह नॉर्मल परिस्थितियां नहीं थी। इसलिए पत्रकार शंकर अय्यर ने उन सबकी तस्वीर ले ली और अपने स्तर से इस पूरी की पूरी कार्रवाई को जांचा, परखा और इस पूरी की पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट तस्वीरों के साथ इंडियन एक्सप्रेस में छाप दी। देश में हल्ला हो गया कि देश का सोना गिरवी रखा गया। तमाम तरह के आरोप लगने लगे चंद्रशेखर सिंह पर।
सरकार सामने आई और सरकार ने इस बदतर आर्थिक हालात की देश को जानकारी दी। उसी समय देश में चुनाव हो रहे थे। मार्च, अप्रैल और मई के महीने में चुनाव हुए। इस चुनाव में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या भी हुई थी। इन्हीं चुनावों के बाद चुनाव के परिणाम आए और जून 1991 में कांग्रेस पार्टी की ओर से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर दिए गए कि यही प्रधानमंत्री होंगे। नरसिम्हा राव को बदतर आर्थिक हालात विरासत में मिले थे। नरसिम्हा राव यह भी जानते थे कि जो हमको आर्थिक हालात विरासत में मिले हैं, इनको संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए नरसिम्हा राव चाहते थे कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति वित्त मंत्री हो। इसीलिए उस दौर के जहन में सबसे बड़ा सवाल था कि वित्त मंत्री कौन होगा। सबसे पहला प्रस्ताव आईजी पटेल के पास गया था, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, बड़े अर्थशास्त्री थे। इनसे नरसिम्हा राव ने अपील किया। पीसी अलेक्जेंडर नरसिम्हा राव की मदद कर रहे थे। नरसिम्हा राव की ओर से पीसी अलेक्जेंडर प्रस्ताव लेके गए कि आप आरबीआई के आप गवर्नर रह चुके हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, देश के वित्त मंत्री बन जाइए। आईजी पटेल ने कहा था कि इस समय भारत का वित्त मंत्री बनना मतलब अंगारों से खेलने जैसा है। फिर यह प्रस्ताव मनमोहन सिंह को दिया गया। मनमोहन सिंह तैयार हो गए कि देश के वित्त मंत्री बनेंगे। उसके बाद 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 22 जून को नरसिम्हा राव टेलीविजन पर देश के सामने आए। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने साफ कह दिया देश से कि हम इस आर्थिक समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि देश के सामने कोई रास्ता नहीं है, देश को अपनी पूरी की पूरी आर्थिक नीतियों को बदलना होगा। और इसीलिए उद्योग मंत्रालय को नरसिम्हा राव ने अपने पास रखा और धीरे धीरे छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए और आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू कर दिया। इस जून के महीने के ठीक एक महीने बाद, क्योंकि नई सरकार आती है तो उसे अपना बजट लेकर के आना पड़ता है। 22 जून को शपथ ग्रहण हो गया था। ठीक एक महीने बाद इस नई सरकार अपनी बजट लेकर के आई। मनमोहन सिंह संसद में बजट भाषण पढ़ने के लिए उठे और उन्होंने विक्टर ह्यूगो के स्टेटमेंट को दोहराया था कि ऐसी कोई सोच जिसका वक्त आ गया है उसे दुनिया में कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती है। वह सोच थी, वह ताकत थी आर्थिक सुधार। वह सोच थी आर्थिक सुधार जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। उसी सोच को हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। उसी सोच को हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। तो ये थी आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि, यह थी आर्थिक सुधारों की वजह, यह थी आर्थिक सुधार क्यों लाए गए उसके पीछे की कहानी। अब हम चर्चा करेंगे इन आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मतलब क्या हैं, मायने क्या हैं। तो चलिए चर्चा एक एक पर करते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं उदारीकरण के मायने क्या है। तो उदारीकरण, जब हम उदारीकरण के अर्थ समझते हैं तो उदारीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि उद्योग और उद्योगों से संबंधित जो अन्य गतिविधियां थी उन पर जो सरकारी नियंत्रण था उसे कम करना या समाप्त करना। यानी हमने समझा है पिछले की आर्थिक नीतियों में कि हमारे देश में उद्योगों पर काफी सरकारी नियंत्रण था। 1991 के आर्थिक सुधारों में उन सरकारी नियंत्रण को ही समाप्त कर दिया गया और कई कई जगह बहुत कम कर दिया गया, नाम मात्र के ही रहे। इन्हीं सरकारी नियंत्रण की समाप्ति को ही हम उदारीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं उदारीकरण के तहत किया क्या क्या गया। उदारीकरण के तहत जो पहला काम किया गया वो ये था लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति। हमने बताया था कि शेड्यूल सी में जो उद्योग लगते थे, उद्योग लगाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। 1991 के आर्थिक सुधारों में कहा गया कि कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, हम लाइसेंसिंग सिस्टम को ही समाप्त कर रहे हैं। हाँ, यह बात जरूर कही गई कि 5 प्रकार के उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।
यह इसलिए कहा गया क्योंकि ये 5 प्रकार के उद्योग देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, 5 प्रकार के उद्योगों की स्थापना के पहले लाइसेंस लेना होता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि देश में लाइसेंस प्रणाली है। लाइसेंस प्रणाली समाप्त हो चुकी है। अपवाद स्वरूप कुछ उद्योग हैं, ये 5 उद्योग हैं, जिसमें तंबाकू और उससे संबंधित उद्योग आते हैं, रक्षा, एरोस्पेस और युद्धपोत निर्माण से संबंधित उद्योग आते हैं, खतरनाक रसायनों से संबंधित उद्योग आते हैं, औद्योगिक विस्फोटकों से संबंधित उद्योग आते हैं और एल्कोहल उद्योग आते हैं। बस यही 5 उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद उदारीकरण के तहत जो दूसरा काम किया गया वो था, पानी पी लेने दीजिए। दूसरा काम जो किया गया उसमें औद्योगिक अवस्थिति नीति को उदार बनाया गया। इसके मायने क्या है समझना। देखो है क्या कि 1991 के पहले की जो आर्थिक नीति थी उसमें कहा गया कि यदि कोई उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगता है, देश के पिछड़े क्षेत्रों में लगता है, तो उस उद्योग को सरकार काफी छूट और रियायतें देती थी। जैसे सरकार कहती थी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाइए तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे, पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाइए तो इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देंगे, पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाइए तो आप जो बैंक से कर्ज लेंगे उस पर ब्याज सब्सिडी देंगे। उदारीकरण के तहत इन सभी चीजों को हटा दिया गया, छूट दे दी गई कि जिसको जहां मर्जी जहां मन करे वहां उद्योग लगाइए। यानी औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित, कहां उद्योग लगाना है, इससे संबंधित जो जितने भी नियम कानून थे उनको हटा दिया गया, छूट दे दी गई कि भैया जिसका जहां मन करे वहां उद्योग लगाए। दूसरा काम उदारीकरण के तहत यह किया गया। तीसरा काम उद्योग उदारीकरण के तहत यह किया गया, कई प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया गया। जैसे पहले की आर्थिक नीति में यह होता था कि यदि औद्योगिक इकाइयां आपस में विलय कर रही हैं, यानी 2 कंपनियां आपस में विलय करके एक कंपनी बना रही है, या कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है, उसे खरीद ले रही है, तो विलय और अधिग्रहण से पहले कंपनियों को सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। सरकार जब इजाजत देती थी तभी 2 कंपनियों का आपस में विलय होता था। सरकार जब इजाजत देती थी तभी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर सकती थी, यानी उसे खरीद सकती थी। कई प्रकार की विलय और अधिग्रहण से संबंधित शर्तें थी, प्रतिबंध थे। उदारीकरण के तहत इन्हें भी समाप्त कर दिया गया। कहा गया कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अपना व्यवसाय कीजिए, मन करे तो विलय कीजिए, मन करे तो अधिग्रहण कीजिए, हम फ्री करते हैं। तीसरा काम यह किया गया। चौथा काम यह किया गया, पूंजी बाजारों का उदारीकरण किया गया। इस टेक्स्ट बुक की श्रृंखला में हम आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे। पूंजी बाजार वे बाजार है जहां से उद्योग कंपनियां अपने लिए पैसे की व्यवस्था करती हैं, यानी पूंजी की बाजार की व्यवस्था करती हैं। पूंजी बाजारों पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे। जैसे भारतीय कंपनियां विदेशी पूंजी बाजारों से पैसा नहीं जुटा सकती हैं। भारतीय कंपनियां देश के पूंजी बाजारों से पैसा जुटाने के लिए सरकार से तमाम प्रकार की इजाजतें लेनी होगी। लेकिन उदारीकरण के तहत पूंजी बाजार को एकदम फ्री कर दिया गया। अर्थात पूंजी बाजार में कौन सा निवेशक किस कंपनी को पैसा दे रहा है, इस पर सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय कंपनियों को भी छूट दी गई विदेशी पूंजी बाजारों से पैसा जुटाए। साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी छूट दी गई कि भारत के पूंजी बाजार से पैसा ले लें। भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी शेयर बाजारों में लिस्टेड होने की छूट दे दी गई। साथ साथ भारतीय शेयर बाजार को विदेशी कंपनियों को भी छूट दे दी गई। आइए भारतीय शेयर बाजारों में अपना शेयर जारी कीजिए। विदेशी कंपनियों को कहा गया कि अपने ऋण पत्र भारतीय शेयर बाजारों में बेच लीजिए, भारतीय पूंजी बाजारों में बेच लीजिए, पैसा जुटा लीजिए। भारतीय कंपनियों को भी कहा गया कि आप भी अपना ऋण पत्र लेकर के विदेशी पूंजी बाजारों में जाइए, वहां से पैसा जुटा लीजिए। ये ऋण पत्र क्या है, शेयर क्या है, सब एक चैप्टर आएंगे, उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके पूंजी बाजारों पर जो भी नियंत्रण थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया के पूंजी बाजारों से पैसा जुटाने की अनुमति दे दी गई और पूरी दुनिया की कंपनियों के लिए भारत के पूंजी बाजार खोल दिए गए, भारत के शेयर बाजार खोल दिए गए। भारत के
म्यूचुअल फंड मार्केट खोल दिया गया। यानी सभी प्रकार के प्रतिबंध जो पूंजी बाजारों पर थे, जो पूंजी बाजारों को संकुचित करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। उदारीकरण के तहत चौथा काम ये किया गया। ठीक, पांचवा काम जो किया गया वो था कि विदेशी विनिमय में सुधार किया गया। 1990 के पहले जो भारत में विदेशी विनिमय था, विदेशी विनिमय मतलब रुपए की कन्वर्टिबिलिटी, रुपए की परिवर्तनीयता। आप सुनते होंगे ना कि $1 बराबर 80 रुपए, $1 बराबर कभी 70 रुपए। आप सुनते होंगे कि 1 पाउंड बराबर 40 रुपए। एग्जाम्पल देता हूं, 1 दिनार बराबर इतने रुपए, 1 येन बराबर इतने रुपए, 1 रेनबी बराबर इतने रुपए। एक बाजार होता है जिसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। इस बाजार में कई वित्तीय संस्थाएं, बैंक इत्यादि भाग लेते हैं। यह ऑनलाइन बाजार होता है। इस बाजार में मुद्रा को खरीदा और बेचा जाता है। अर्थात यूं कहिए कि एक प्रकार की मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। डॉलर लेकर जाइए, रुपया ले लीजिए, रुपया लेकर के जाइए, डॉलर ले लीजिए। इसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। इस विदेशी विनिमय बाजारों में भी कई प्रकार के सुधार किए गए। हुआ कुछ यूं था कि 1990 के पहले भारत विदेशी मुद्रा की परिवर्तनीयता की जिस प्रणाली पर चलता था उसे हम स्थिर विनिमय दर कहा करते थे। यानी सरकार खुद अपनी मुद्रा की रक्षा करती थी, सरकार खुद अपने मुद्रा के मूल्य को तय करती थी। लेकिन 1991 के उदारीकरण के तहत विदेशी विनिमय में भी सुधार लाया गया। रुपए को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया। अर्थात सरकार ने कहा कि अब हम रुपए को मार्केट में छोड़ रहे हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर रुपया अपनी वैल्यू खुद निर्धारित कर लेगा। सरकार ने कहा हम अब रुपए के वैल्यू के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि हम निर्यात के लिए काम करेंगे, क्योंकि जिस देश का निर्यात ज्यादा होता है उस देश की मुद्रा उतनी मजबूत होती है। जिस देश का आयात अधिक होता है उस देश की मुद्रा कमजोर होती है। तो विदेशी विनिमय सुधारों के तहत रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया। भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को छोड़ दिया, जिसे पेग्ड सिस्टम कहते हैं, और भारत ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्वीकार कर लिया, लचीली विनिमय दर प्रणाली को स्वीकार कर लिया। यह विदेशी विनिमय सुधार किए गए उदारीकरण के तहत। साथ साथ उदारीकरण के तहत आधारभूत संरचना का भी उदारीकरण कर दिया गया। आधारभूत संरचना का उदारीकरण के तहत किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को सड़क निर्माण करने की छूट दी गई। प्राइवेट सेक्टर को रेलवे में जो प्रतिबंध थे हटा लिए गए। प्राइवेट सेक्टर को बंदरगाह विकास के लिए छूट दे दी गई। कहा गया कि बंदरगाह विकास में भी प्राइवेट सेक्टर प्रवेश करेगा। सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन यानी एयरपोर्ट बनाना और जहाज उड़ाना जो सरकार का काम था, कहा गया कि उनमें भी हम प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश दे रहे हैं। संचार व्यवस्था जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि, ये भी पहले सिर्फ सरकार का नियंत्रण था, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अनुमति दे दी गई। यानी हम कह सकते हैं चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बंदरगाह विकास हो, चाहे नागरिक उड्डयन हो, चाहे संचार व्यवस्था हो, ये सब सिर्फ सरकार की कंपनियों के अधीन आते थे। सिर्फ सरकार ही इस सेक्टर में काम करती थी। प्राइवेट के लिए प्रतिबंध था, इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भी अनुमति दे दी गई। यह उदारीकरण के तहत इतना काम किया गया। इसे ही उदारीकरण के तहत किए गए कार्य बोलते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि निजीकरण के तहत क्या क्या काम किया गया। उदारीकरण को तो हम समझ गए, अब निजीकरण को समझते हैं। निजीकरण के तहत निजीकरण को समझने के लिए पहले हमें अर्थ समझना होगा। निजीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। यानी आप ये नहीं कह सकते थे कि इकोनॉमी का भी सेक्टर में सिर्फ सरकार रहेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं रहेगा। पूरी की पूरी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। और जब पूरी की पूरी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाता है, उसे ही हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं कि निजीकरण के तहत क्या क्या किए गए। तो निजीकरण के तहत जो पहला काम किया गया, सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की नीति को समाप्त कर दिया गया। हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि पहले की औद्योगिक नीति में सरकारी उद्योगों के लिए आरक्षण था। जैसे शेड्यूल ए के उद्योग और शेड्यूल बी के उद्योग।
और शेड्यूल सी के उद्योग, 3 प्रकार के उद्योग बांटे गए थे। शेड्यूल ए के उद्योग कौन लगाएगा? सिर्फ सरकार लगाएगी। शेड्यूल बी में जो 12 प्रकार के उद्योग थे वो कौन लगाएगा? सिर्फ सरकार लगाएगी। बताया था ना कि शेड्यूल ए में 17 प्रकार के उद्योग हैं, ये सिर्फ सरकार लगाएगी। शेड्यूल बी में 12 प्रकार के उद्योग हैं, सिर्फ सरकार लगाएगी। शेड्यूल सी में वे उद्योग हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, लेकिन लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यानी हमको दिखता क्या है कि शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के जो उद्योग हैं वे सरकार के लिए आरक्षित हैं, सिर्फ सरकार ही उन्हें लगाएगी। इस बात को समाप्त कर दिया गया। निजीकरण के तहत कहा गया कि अब हम सरकार के लिए कोई उद्योग आरक्षित नहीं रखेंगे, सब सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। वर्तमान सिचुएशन यह है कि सिर्फ 2 प्रकार के उद्योग हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन। रेलवे परिचालन का मतलब है ट्रैक पर रेल चलाना। सरकार सिर्फ 2 ही सेक्टर में है, परमाणु ऊर्जा में है और रेलवे परिचालन में है। यानी 2 ऐसे सेक्टर ऐसे हैं जहां भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। रेलवे में प्राइवेट सेक्टर है। अब रेलवे प्राइवेट सेक्टर रेल की बोगियां बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर रेल के इंजन बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर रेल ट्रैक बिछा रहा है, प्राइवेट सेक्टर रेलवे स्टेशनों का विकास कर रहा है। लेकिन रेल आज भी सरकार चला रही है, उसे रेलवे ऑपरेशनल बोलते हैं, रेलवे परिचालन बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा में सिर्फ सरकार है, रेलवे ऑपरेशनल में सरकार है। ये सही है कि 25 के बाद रेलवे ऑपरेशनल भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने वाला है, वो अलग कहानी है। यानी निजीकरण के लिए परमाणु ऊर्जा और रेलवे ऑपरेशनल छोड़ करके सभी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश की इजाजत दे दी गई। पहला काम निजीकरण के तहत ये किया गया। दूसरा काम जो निजीकरण के तहत यह किया गया कि घाटे में चल रहे जितने उद्यम थे सब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए जाएंगे, यह नीति बनाई गई। सरकार ने कहा कि जो हमारे सफेद हाथी बने हुए हैं, जो उद्यम है घाटे में चल रहे थे, अब हम इन्हें नहीं चलाएंगे, इन्हें प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले आपने खबर सुनी थी कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, क्योंकि एयर इंडिया हर साल 8,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी। यह बात उसी समय तय कर ली गई थी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के घाटे में चल रहे उद्यम हैं उन्हें हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, बेच देंगे। दूसरा काम यह किया गया। तीसरा काम यह किया गया, विनिवेश की नीति लाई गई। विनिवेश की नीति का मतलब है कि सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, अपने पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी। याद रखना, एक चीज बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है या कोई सरकारी उपक्रम है या कोई सरकारी उपक्रम है या कोई सरकारी उपक्रम है। जब सरकार पूरी की पूरी 100% इसको सेल कर देती है, बेच देती है, तो यह निजीकरण कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ठीक। लेकिन किसी सरकारी उपक्रम को जब सरकार पूरा नहीं बेचती है, सरकार कुछ हिस्सा बेचती है, कुछ हिस्सा बेचती है, कुछ शेयर बेचती है इसमें से, तो इसे विनिवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी उपक्रम है, सरकार कह रही है इसमें हम 51% बेच देंगे, सरकार कह रही है इसमें हम 51% प्राइवेट को सेल कर देंगे, सरकार कह रही है कि हम इसमें 51% सेल कर देंगे, सरकार कह रही है हम इसमें 49% सेल कर देंगे, हम 49% सेल कर देंगे, सरकार कह रही है हम 30% सेल कर देंगे। यानी पूरा नहीं बेच रही है, कुछ हिस्सा बेच रही है। तो जब सरकार सरकारी उपक्रमों में कुछ हिस्सा सेल करती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। देखना, अर्थात प्राइवेट सेक्टर को पूरी बिक्री निजीकरण कहलाती है और कुछ हिस्से की बिक्री विनिवेश कहलाती है। सरकार ने कहा कि जो घाटे में चल रहे उपक्रम है उनका तो निजीकरण करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट में चल रहे सरकारी उपक्रम है उनके प्रॉफिट को और अधिक बढ़ाने के लिए अपना कुछ हिस्सा, कुछ शेयर हम सेल कर देंगे, अर्थात विनिवेश करेंगे। यह बात निजीकरण के तहत कही गई। साथ साथ निजीकरण के तहत एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गई। हुआ कुछ यूं था कि सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, तो सरकार ने तय किया कि इन्हें हम हटाएंगे। उनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गई, उन्हें पैसा दे करके बाहर निकाला गया। ये सब काम निजीकरण के तहत किए गए। निजीकरण के तहत एक और काम किया गया और वो था कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी गई। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी गई, को अनुमति दी गई।
अर्थात ये तय किया गया, अर्थात ये कहा गया कि अब इसको हम मिटा करके दूसरे पेज पर लिख देते हैं। यानी बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण के तहत एक और काम किया गया कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की अनुमति दे दी गई। एक और काम किया गया, बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी गई। प्राइवेट सेक्टर को क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। यानी कहा गया पहले बैंक कौन चलाता था? सिर्फ सरकारी। इसके बाद कहा गया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी बैंक खोल सकता है। आप आज आपको देख रहे होंगे, ठीक, बैंकिंग बिजनेस कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग बिजनेस कर सकता है। आज प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग बिजनेस कर सकता है। आज आपको एचडीएफसी बैंक दिखता है, एक्सिस बैंक दिखते हैं, सब प्राइवेट के बैंक हैं। यह इसी निजीकरण के तहत लाए गए। तो हमने समझा उदारीकरण क्या है और क्या क्या किया गया, हमने समझा निजीकरण क्या है और क्या क्या किया गया। अब समझते हैं वैश्वीकरण क्या है और क्या क्या किया गया। तो आइए वैश्वीकरण की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम वैश्वीकरण के अर्थ को समझेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण की सीधी सपाट एक परिभाषा होती है और उसमें कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जितने प्रतिबंध से सबको हटा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जितने प्रतिबंध थे सबको हटा दिया गया, यही वैश्वीकरण था और यही वैश्वीकरण कहलाता भी है। जब कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा देता है, दुनिया के साथ एक समान व्यापार प्रथाओं का अनुपालन करने लगता है, तो उसे कहते हैं वो देश वैश्वीकरण की ओर चल पड़ा है। भारत ने भी वैश्वीकरण के तहत कई काम किए। जैसे भारत ने, लाइन से बताता हूं, आयात पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन प्रतिबंधों को भारत ने क्या किया? समाप्त कर दिया। आयात पर जो भी प्रतिबंध लगाए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। पिछली आर्थिक नीतियों में हमने बताया था जो 1951 से 1990 तक चली थी, उन आर्थिक नीतियों में आयात प्रतिस्थापन की नीति का पालन किया गया था। यानी जोर था कि देश में ही चीजें बनाए, बाहर से आयात न करें। कंपनियों की कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध थे। कंपनियां उन्हीं वस्तुओं का आयात कर सकती थी जो उच्च टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, अर्थात किसी ऐसी तकनीकी हो जो भारत में नहीं है, कोई ऐसी मशीन हो जिसके भारत में बनाना संभव नहीं हो। तो तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। इस प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि हम सारे प्रतिबंध समाप्त कर रहे हैं, जिस कंपनी को जो बाहर से खरीदना हो बाहर से खरीद ले। साथ ही साथ जो आयात शुल्क था वो बहुत कम किया गया। पहले क्या था? आयात शुल्क बहुत बढ़ा दिया गया था कि अगर कोई कंपनी बाहर से कुछ लेके भी आती है तो भारत सरकार इतना टैक्स उससे ले लेती थी कि वह सामान उसके लिए 3 गुना 4 गुना महंगा हो जाता था। उदारीकरण के तहत इन आयात शुल्क को बहुत कम कर दिया गया। साथ ही साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है कोई कंपनी आ रही है और भारत में एक नई कंपनी की स्थापना कर रही है, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। मान लो एप्पल आईफोन की कंपनी है, भारत में आए, जमीन लगाए, जमीन ले, बिल्डिंग विल्डिंग बनाए, मशीन रखे, एप्पल फोन का उत्पादन करने लगे, तो हम कहेंगे कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। अगर मान लीजिए एप्पल 10,000 करोड़ रुपए निवेश करता है भारत में फोन बनाने पर, तो हम कहेंगे 10,000 करोड़ की एफडीआई आई है। यही होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है कि बाहर की किसी कंपनी द्वारा आपके देश में आकर के उत्पादन करना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दे दी गई। यहां तक कि 2016 में आते आते रक्षा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। यानी रक्षा क्षेत्र को भी विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। विदेशी कंपनी आ रही है, आपके यहां तोप बनाएंगी, टैंक बनाएंगी, फाइटर प्लेन बनाएंगी, मिसाइल बनाएंगी, जहाज बनाएंगी, सब बना रही हैं। यह काम किया गया। अगला काम जो वैश्वीकरण के तहत किया गया
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार की अनुमति दे दी गई। आज दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल है, फेसबुक है, BMW है, जगुआर वाली कंपनी है, दुनिया भर की टेलीविजन के सेक्टर की कंपनी है, कॉस्मेटिक सेक्टर की कंपनी है, फूड सेक्टर की कंपनी है। मैकडोनाल्ड क्या है? फूड सेक्टर की कंपनी है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कई देशों में अपना ऑपरेशनल करती है। वे कंपनियां जो एक साथ कई देशों में अपने ऑपरेशन का संचालन करती है, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आज ऐसी कंपनियां जो सैकड़ों देशों में जूतों का व्यापार करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। साथ साथ भारतीय कंपनियों को भी विदेशों में व्यापार की अनुमति दे दी गई। आज देखिए, अपने अडानी साहब ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी लगा रहे हैं, वहां से कोयला खरीद रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं। अंबानी साहब कई कंपनी लगाए, गोदरेज साहब कई कंपनी लगाए, टाटा जाकर के लंदन में जगुआर कंपनी खरीद लिए, पूरा अधिग्रहण कर लिए। यानी भारतीय कंपनियों को भी विदेशों में व्यापार की अनुमति दे दी गई। साथ साथ भारतीय कंपनियों को भी कहा गया कि आप विदेशी बाजारों से पैसा जुटा सकती हैं, यानी विदेशी बैंकों से लोन ले सकती हैं, विदेशी पूंजी बाजारों से पैसा जुटा सकती हैं, विदेशी शेयर बाजारों से जैसे पैसा जुटा सकती हैं। आयात लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। पहले किसी कंपनी को अगर आयात निर्यात का व्यापार करना होता था तो पहले उसे सरकार से लाइसेंस लेना होता था कि हम आयात करें या न करें। सरकार लाइसेंस देती थी तभी आयात हो पाता था। इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ आयात और निर्यात पर सरकार जो शुल्क लेती थी उसे ही कम कर दिया गया। एवं भारत 1995 में WTO का मेंबर बन गया, और जब WTO का मेंबर बन गया 1995 में, तो भारत सरकार खुद विश्व व्यापार संगठन के अनुसार व्यापार नीतियों का पालन करने लगी। अर्थात दुनिया के सभी देशों की जो व्यापार नीतियां थीं उसी के समान भारत भी अपनी व्यापार नीति को बनाने लगा, और यहां जाकर के वैश्वीकरण पूरा हुआ। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी विदेशी बैंकों को भारत में बैंक खोलने की अनुमति दे दी गई। यानी विदेशी बैंकों को भी भारत में बैंक खोलने की अनुमति दे दी गई। अब विदेशी बैंक भी भारत में बैंक खोल सकते हैं, बैंक खोल सकते हैं। ये सब काम किए गए वैश्वीकरण के तहत। तो इस प्रकार आपने समझा कि उदारीकरण के तहत क्या काम किए गए, निजीकरण के तहत क्या काम किए गए, वैश्वीकरण के तहत क्या काम किए गए, और ये सभी काम सम्मिलित रूप से मिला करके कहलाते हैं 91 के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो हमने कहानी शुरू की थी 1991 के आर्थिक सुधारों की। हमने आज पढ़ाया आपको 1991 के आर्थिक सुधार। पहले हमने आपको बताया कि 1991 के सुधारों के दूरगामी कारण क्या थे। फिर हमने बताया कि 1991 के आर्थिक सुधारों के तात्कालिक कारण क्या थे। वे कौन से दूरगामी कारण थे जिन्होंने 1990 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था को बदतर बनाया, और फिर उस 1990 के आसपास कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बद से बदतर बना दिया। कैसे नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने 91 के आर्थिक सुधार लाए और क्या क्या हुआ। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है बताएंगे वो 91 के जो आर्थिक सुधार लाए गए उनका प्रभाव आज तक क्या हुआ। यानी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों से आज तक का भारत। तो आज इकोनॉमिक रिफॉर्म की कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि बहुत शार्ट में बहुत रोचक तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की। आपको समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। आपको लगा होगा वाह, ये तो एक ही वीडियो में एक चैप्टर तैयार हुआ, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो हमें जरूर सूचित कीजिएगा आपकी सूचनाओं का, आपके चिट्ठियों का। उन्हें आप जो लिखते हैं, कमेंट करते हैं, उन्हें मैं आपकी चिट्ठियां बोलता हूं। वो मेरे लिए आपकी चिट्ठियां हैं जो मुझ तक आती हैं, वो मेरे लिए आपकी भावनाएं हैं जो मुझ तक आती हैं, और उनसे प्रेरणा मिलती है, बल मिलती है। साथ साथ संतोष भी होता है कि हम जिस मिशन को लेकर के चले थे कि बेहतर एजुकेशन एक एक विद्यार्थी तक ले जाएंगे, हम अपने उस मिशन में कामयाब हो रहे हैं, हम अपनी उस निष्ठा में कामयाब हो रहे हैं। तो ये रही कहानी आर्थिक सुधारों की। अगला चैप्टर अगले वीक फिर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।